Good morning, dear friends. Welcome to MKH video series. How are you all? I hope you are all fine. Today we are going to discuss the remaining part of the chapter, that is crop production and management. In previous video we are discussing about the 3 points, that is preparation of soil, sowing and adding manure and fertilizer. Now we are discussing about the 4th point, that is irrigation. Now what is irrigation? It is simply the supply of water to crop at regular interval is called irrigation. Means वाटर का सप्लाई करना रेगुलर इंटरवल में इज कॉल्ड इरिगेशन. तो व्हाई वी आर नीड दिस इरिगेशन to crops? Simply the watering of the plants is known as irrigation. So why we are needing the watering of the plant? Because for proper growth of the plants and the plants require the water. Water is important for proper growth of the plants which is absorbed by the plant's root. जो water है प्लांट्स को ज़रूरत होती है, अगर वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ कहाँ से होगी. इसलिए प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. अलोंग विद वाटर फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. जो हमने प्रीवियस स्टेप में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड किया था, अब हम उसको वाटर कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट को, तो क्या होगा, अब वाटर तो एब्जॉर्ब होगा ही होगा, उसके साथ फर्टिलाइज़र भी एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे. तो along with the water fertilizer are also absorbed and water is essential for the germination of the seeds. What is the meaning of the germination of the seeds? Germination of seed is simply the growing of plants. प्लांट्स का ग्रो करना जर्मिनेशन कहलाता है. ठीक है. अगर प्लांट्स को वाटर नहीं करेंगे तो उसका जर्मिनेशन कैसे होगा, वो बड़ा कैसे होगा. तो उसको बड़े होने के लिए वाटर चाहिए. जैसे हमें बड़े होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, वैसे ही प्लांट्स को भी बड़े होने के लिए वाटर चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं. हमारे लिए खाना क्या है, हमारे लिए जो चपाती जो हम खाते हैं वो हमारे लिए खाना है. वैसे ही प्लांट्स के लिए उनका खाना क्या है, उनके लिए फर्टिलाइज़र और जो वाटर है वो उनका खाना है. क्या आप वाटर के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते ना. वैसे प्लांट्स नहीं रह सकते. अगर उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो उनकी जो सोइल है वो ड्राई हो जाएगी. अब सोइल ड्राई हो जाएगी तो प्लांट्स की जो लीव्स है वो क्या हो जाएगी, वो भी ड्राई हो जाएगी, येलो हो जाती है. आपने देखा होगा कि जब पेड़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनकी पत्तियाँ येलो कलर की हो जाती है. येलो कलर की होने के बाद वो नीचे गिरने लग जाती है. तो ऐसे जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनकी जो लीव्स है वो येलो हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी. पूरा जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है. सो वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. न्यूट्रिएंट आर डिजॉल्व इन वाटर फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. यहाँ भी मैंने बताया जो फर्टिलाइज़र है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे वाटर के साथ. अब फर्टिलाइज़र में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. तो जब फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब होगा. ओके. वाटर प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट इन हॉट एयर कंडीशन. मतलब फ्रोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड से और बहुत ज़्यादा गर्मी से, इन दोनों से बचाता है. अब आप कहीं धूप में बाहर जा रहे हो तो क्या होता है, आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो. अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे, चक्कर आ जाएंगे आपको. वैसे ही अगर पौधे को बहुत ज़्यादा, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अगर हॉट एयर मिलेगी, गर्मी लगेगी तो क्या होगा, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा पूरा. तो उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए. अब अगर ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में भी क्या होगा, वो सूख जाएगा. अगर हम ठंड में भी उसको पानी नहीं देंगे, आप बोलोगे ठंड में तो इतनी पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बट पौधों को तो लगती है, हमें भी लगती है. अगर आप पूरे दिन पानी नहीं पियो ठंड में, आपको क्या प्यास नहीं लगेगी, लगेगी ना. तो वैसे ही जब पौधे हैं उनको भी ठंड में प्यास लगेगी. तो इसलिए जो वाटर है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर कंडीशन. ठीक है. टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ सॉइल वाटर इज एसेंशियल.
अब जो आपने देखा होगा जब आप प्लांट्स में पानी देते हो तो वो उसकी जो सॉइल है वो क्या रहती है, नीचे से गीली रहती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। तो उसके सॉइल के जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कंटिन्यू पानी देना चाहिए, ठीक है। अगर हम पानी नहीं देंगे वो नीचे से सॉइल क्या होगी, ड्राई हो जाएगी, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो उस मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हमें पानी देना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए रेगुलर इंटरवल में। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, क्रॉप टू क्रॉप। इन समर मोर वाटर इज रिक्वायर्ड। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना वो सीज़न टू सीज़न और क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। जैसे गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए, ठंड में कम पानी चाहिए, पानी तो चाहिए लेकिन गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए और सर्दियों में कम पानी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जब गर्मियाँ, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, जो सनलाइट है उसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अगर अब उनको वाटरिंग नहीं करेंगे तो प्लांट्स पे जो भी पानी है, समर में क्या होगा, जो भी सॉइल में जो पानी है वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सनलाइट क्या करेगी, सनलाइट उसको मतलब लाइट देगी, अब लाइट से वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब इवेपोरेट मतलब उड़ जाएगा, बॉईल होके उड़ जाएगा। आप कभी पानी को गर्म करते हो, ठीक है, पानी को गर्म करते हो, अगर कई देर तक करते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा पानी, और कुछ देर बाद देखोगे उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पानी खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप पानी नहीं दोगे और सन में वो पौधा रखा हुआ है और कुछ देर बाद आप देखोगे कि उसमें से पूरा पानी खत्म हो गया, इवेपोराइज हो गया, आपने 1 घंटे पहले पानी दिया और कुछ देर बाद जब आप आए आप देखोगे पूरा पानी खत्म हो गया। इसलिए समर्स में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है एज कंपेरिजन इन कोल्ड। ओके, हमने अभी तक डिस्कस किया कि इरिगेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन है वेल, पोन्ड्स, लेक्स, कैनल, रिवर्स, ये सब है जिससे हमें वाटर मिलता है, ठीक है। अब इसकी कुछ ट्रेडिशनल मेथड है और कुछ मॉडर्न मेथड है। तो हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं सबसे पहले कि ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या थे। तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड थे वो है मोट, चेन सिस्टम, ढकेली और राहट। आपकी बुक में इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ, बस ठीक है डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ, इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, बस ओनली समझना है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोट से। मोट एक सिस्टम था जिसमें इस तरह से पुली लगी हुई थी। ये क्या है, यहाँ पे ये पुली है, ठीक है, और ये रॉप है। इस तरह से इस रॉप के थ्रू ये बकेट अटैच थी और यहाँ फार्मर खड़ा रहता था, ठीक है। वो क्या करता था, जब इस रॉप को खींचेगा तो ये बाल्टी इस वेल, ये वेल है, ठीक है, इस वेल के अंदर जाएगी और फिर वापस खींचेगा तो बाल्टी बाहर आ जाएगी और फिर ये जो फार्मर है इसे अपने फील्ड तक लेके जाएगा और फिर वहाँ उसको पानी देगा। अब देखो इसमें कितनी मेहनत लगी है। पहले तो उसने बाल्टी वेल के अंदर डाली है, फिर निकाली है, फिर वो उसे फील्ड तक लेकर गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, इन दिस मैथड ह्यूमन लेबर एंड कैटल इज़ रिक्वायर्ड। ह्यूमन लेबर मतलब मेहनत लगी बहुत सारी। अब इस मेथड में कैटल भी यूज़ होता है। कैटल अभी आगे देखेंगे कैसे यूज़ हुआ है। तो अभी यहाँ पे ह्यूमन लेबर लग गई, यहाँ अपनी क्या लगी, ह्यूमन लेबर, ठीक है। अब इस चेन सिस्टम में देखते हैं। चेन सिस्टम में क्या होता है, ये इस तरह से व्हील लगी रहती है, इस व्हील से अटैच ये बकेट होती है, यहाँ से ये पानी सप्लाई होता हुआ इस बकेट में जाता है। अब इस बकेट में इस व्हील के थ्रू पानी सप्लाई होता है और इस बकेट में जाता है। फिर जब बकेट भर जाती है तो बकेट उल्टी हो जाती है अपने आप इस व्हील के थ्रू और पानी फील्ड्स में चला जाता है, ठीक है। इसमें भी अब ये पानी जाएगा तो इसमें कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो रहा है। एक आप स्प्रिंकल करो, स्प्रे करो, और एक आप बाल्टी भर भर कर लेकर जाओ, उससे पानी बिखेरो, तो किस में ज़्यादा पानी वेस्ट होगा, जो आपने बाल्टी से स्प्रेड किया है पानी उसमें ज़्यादा वेस्ट होगा पानी, और जो आप स्प्रे कर रहे हो उसमें कम पानी लगेगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी कि दिस मेथड इज़ मोर वाटर वेस्टिंग। ये मेथड क्या था, मोर वाटर वेस्टिंग था, वाटर वेस्टिंग,
ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, ढकेली। इसमें क्या होता है कि ये ना बहुत मतलब पेड़ का तना मान लो, ठीक है, पेड़ जो होता है उसकी जो लकड़ी कट करते हैं ना उसको बोलते हैं, ये वो है। और यहाँ पत्थर है, स्टोन है इधर, ठीक है। अब इस स्टोन से क्या होता है, यहाँ फार्मर खड़ा रहता है, जब ये इसको खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा तो ये बाल्टी ऊपर जाएगी, जब ये नीचे इसको इस तरह से नीचे करेगा तो ये बाल्टी नीचे जाएगी वेल में, ये वेल है, ठीक है। तो अब ऊपर लेके आया, यहाँ पे एक और फार्मर खड़ा रहता है, वो क्या करता है, इस बाल्टी को निकाल लेता है और फिर फील्ड तक लेके जाता है। अब इसमें भी कितनी ह्यूमन लेबर लगा है, कितना ह्यूमन लेबर लगा है, तो इसलिए ये भी क्या है, ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन लेबर मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम है राहट सिस्टम। राहट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से व्हील लगी रहती है और यहाँ कैटल खड़ा कर देते हैं, कोई भी काओ या बुल कुछ भी खड़ा कर देते, कुछ भी खड़ा कर दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो बुल है, बुल को ये इस तरह से और यहाँ ये जो इसका ये जो पार्ट है ना, इसको बुल की नेक पे लगा देते हैं। और जब बुल आगे आगे चलती है तो ये अपने आप रोटेट होता है, ये रोटेट होता है, ये रोटेट होगा तो ये व्हील भी रोटेट होगी, व्हील रोटेट होगी, इससे जो पानी है वो कहाँ चले जाएगा, फील्ड में चला जाएगा। अब इसमें कैटल की लेबर लगी कितनी ज़्यादा, कोई भी आप में से कोई अगर गांव में या विलेज में से बिलोंग करता होगा तो आपने देखा होगा ये सिस्टम यूज़ करते थे पहले, लेकिन अब यूज़ नहीं करते ये, क्योंकि ये बहुत ह्यूमन लेबर है और इसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है, इन दिस मैथड ह्यूमन लेबर एंड कैटल इज़ रिक्वायर्ड, दिस मैथड इज़ मोर वाटर वेस्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों इसकी डिसएडवांटेज थी। अब हम मॉडर्न मेथड देखते हैं कि मॉडर्न मेथड में क्या क्या था, ये सिस्टम की क्या डिसएडवांटेज थी और दूसरे मेथड की क्या एडवांटेज है इसके ओवर। देखते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। मॉडर्न मेथड में सबसे पहला मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। अब ये मॉडर्न जो मेथड है ये क्या है, हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। इसका मीनिंग क्या है, जब हम इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे ना तो मैं इसका मतलब बताऊंगी वाटर इकोनॉमिकली का मतलब क्या है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपने पाइप देखी होगी, पाइप में से जब पानी निकलता है उसके आगे जब आप फिंगर लगा दोगे तो क्या होगा, वाटर वो स्प्रे होगा वाटर, तो वो इसी तरह से है। स्प्रिंकलर का मतलब भी यही है, स्प्रिंकलर का मतलब है स्प्रे करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, दिस मैथड इज़ यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, अनइवन लैंड क्या होती है, ठीक है। एक तो प्लेन लैंड होती है, ठीक है, प्लेन लैंड होगी तो क्या होगा, वाटर अगर हम एक जगह पे देंगे तो वो सारी जगह पे फैल जाएगा। लेकिन अगर अनइवन लैंड होगी, मतलब ऊबड़ खाबड़ अगर लैंड होगी तो क्या होगा, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा, उसके बीच में बहुत सारी इस तरह से, देखो इस तरह से आ जाएंगी, इस तरह से होगी वो लैंड, ठीक है। अगर वाटर यहाँ पे गया तो क्या होगा, ये यहीं तक ही जा पाएगा, इतने पार्ट पर ही जा पाएगा, अगले वाले पार्ट पर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर लैंड इवन होगी, इस तरह से होगी, तो अगर मैंने यहाँ पानी दिया तो वो यहाँ भी फैल जाएगा, यहाँ भी फैल जाएगा, सभी जगह पे फैल जाएगा। तो ठीक है, ये मेथड किसके लिए है, जब लैंड अनइवन हो, जहाँ वाटर नहीं पहुँच पाता हो, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन, ठीक है। ये देखो ये मोटर है, ये क्या है, मोटर है। इस मोटर से ये मेन पाइपलाइन है जो कि वेल में जा रही है, ठीक है, जो वेल में जा रही है ये मेन पाइपलाइन है। और इसके साथ ये परपेंडिकुलर पाइप जुड़ी है, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये मेन पाइप से ज्वाइंट रहती है। उसके बाद इनके जो परपेंडिकुलर पाइप है उसके टॉप में रोटेटिंग नोजल लगा रहता है। रोटेटिंग नोजल मतलब इस राउंड करके होता है, वो बार बार रोटेट करता रहता है। और जब वाटर जो है फ्लो करेगा, when water is allowed to flow under high pressure with the help of motor, अब ये मोटर क्या करेगी, वेल से पानी खींचेगी, पानी ऊपर खींचेगी, मेन पाइपलाइन में पानी जाएगा। अब मेन पाइपलाइन से कौन अटैच है, परपेंडिकुलर पाइप्स,
ठीक है। अब परपेंडिकुलर पाइप में पानी जाएगा क्योंकि ये मेन लाइन से अटैच थी, मेन पाइप से अटैच थी, इसलिए पानी इसके अंदर गया, इसके अंदर होता हुआ इस नोजल के अंदर आ गया। अब नोजल में क्या है, इस तरह से होल बने हुए हैं छोटे छोटे, इस तरह से। आपने शावर देखा होगा, शावर में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिसमें से पानी बाहर निकलता है। किसकी फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में, स्प्रिंकलर की फॉर्म में बाहर निकलता है। उसी तरह ये है, ठीक है, ये मान लो शॉवर की तरह ही है। अब वो शॉवर रोटेट नहीं करता लेकिन ये रोटेट करता है। रोटेट करते करते पूरे फील्ड में वो पानी क्या कर देता है, स्प्रिंकलर कर देता है। देखो, इट एस्केप फ्रॉम द नोजल एंड गेट स्प्रिंकल ऑन क्रॉप, ठीक है, नोजल से बाहर आएगा और पूरे फील्ड में स्प्रिंकल हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से पूरे फील्ड में स्प्रिंकल हो जाएगा। ये बार बार रोटेट करता रहता है। रोटेट करेगा तो इससे क्या होगा, पानी पूरे फील्ड में स्प्रिंकल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या पढ़ा इसमें। दिस मैथड इज यूजफुल ऑन द अनइवन लाइन। अनइवन लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है ये मेथड। तो परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, जो परपेंडिकुलर पाइप है उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल अटैच रहती है, ठीक है, ऑन टॉप विच आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन, जो किससे जॉइंट रहती है, मेन पाइपलाइन से। वाटर इज अलाउड टू फ्लो, वाटर है वो फ्लो करता है अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में, विद द हेल्प ऑफ मोटर, हेल्प ऑफ मोटर से। ये मोटर है, ये इसमें से पानी खींचेगी, पानी खींचेगी तो ये मेन पाइपलाइन में जाएगा, मेन पाइपलाइन से होता हुआ इन परपेंडिकुलर पाइप्स में जाएगा, परपेंडिकुलर पाइप्स के थ्रू इस रोटेटिंग नोजल में जाएगा। इट एस्केप फ्रॉम द नोजल, वाटर एस्केप फ्रॉम द नोजल एंड गेट स्प्रिंकल ऑन क्रॉप। अब इसमें से पानी बाहर आएगा तो वो स्प्रिंकल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक लाइन लिखी थी, हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। वाटर इकोनॉमिकली का मतलब है वाटर की वेस्टेज नहीं होती इस मेथड में। क्यों नहीं होती? जो पहले आपने ट्रेडिशनल मेथड देखे थे उसमें क्या देखा था, बकेट से पानी ले जा रहे थे और फिर फील्ड में डाल रहे थे और पानी कितना सारा वेस्ट हो रहा था, एक बकेट पूरा यूज़ हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पानी स्प्रिंकल हो रहा है तो क्या होगा, जब पानी स्प्रिंकल होगा तो वाटर कम यूज़ होगा। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप कहीं भी अगर आप एक बकेट में पानी लो और उसको यूँ स्प्रेड करो नीचे ज़मीन पर तो क्या होगा, ज़्यादा पानी लगेगा। लेकिन आप स्प्रिंकल करो, पाइप के आगे अगर आप अपनी फिंगर लगा दोगे उससे अगर आप स्प्रिंकल करो तो उसमें क्या लगेगा, पानी कम लगेगा। तो ये कह रहा है कि इस मेथड में, इन मेथड्स में जो वाटर है इकोनॉमिकली यूज़ होता है, यानी वाटर का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वाटर का इसका सेकंड जो मेथड है वो देखेंगे, डैट इज ड्रिप सिस्टम। क्या है? ड्रिप सिस्टम। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। ठीक है, डायरेक्टली नियर द रूट्स, डायरेक्टली रूट्स में जाता है वो। स्प्रिंकलर सिस्टम में तो क्या था, वो स्प्रे कर रहे थे और जो वाटर था वो डायरेक्ट रूट्स में नहीं जा रहा था, सॉइल में जा रहा था, मतलब स्प्रिंकल हो रहा था, ऊपर से होता हुआ फिर रूट्स में जा रहा था। इसमें डायरेक्टली रूट्स में जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोला है, ड्रिप सिस्टम बोला है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ठीक है, जो फ्रूट के जो प्लांट्स होते हैं, फ्रूट का जो गार्डन होता है, तो या फिर कोई भी गार्डन है, आप पार्क में जाते हो तो पार्क में क्या होता है, वहाँ पाइप लगी रहती है, आपने देखा होगा कभी। उस पाइप में से क्या है, कंटिन्यूसली वाटर आता रहता है और वो वाटर क्या है, डायरेक्टली रूट्स में जाता है, प्लांट्स की रूट्स में जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। यहाँ वाटरिंग रह गया, फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब जब वाटर जो है डायरेक्टली रूट्स में जाएगा तो वाटर वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही है कि वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ये मोटर लगी रहती है इसके पास। ठीक है, ये मेन पाइपलाइन है, ये वेल है। जब मोटर चलेगी तो क्या होगा, ये वेल से पानी खींचेगी। अब जब वेल से पानी खींचेगी तो ये परपेंडिकुलर पाइपलाइन से, जो कि मेन लाइन से कनेक्टेड है, इसके थ्रू इसके अंदर पानी जाएगा।
पानी जाता रहेगा। अब ये पाइप ही है, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा ब्रॉड कर बना दिया। ये पाइप ही है, यहाँ पर ये क्रॉप्स लगी हुई है अपनी, ठीक है। अब ये क्रॉप्स में इनके जो रूट्स है, क्रॉप के जो रूट्स हैं, उसके यहाँ पे वाटर सोर्स लगा रहता है, ठीक है। अब ये वाटर सोर्स क्या करता है, जब यहाँ से पानी आएगा, इस वाटर सोर्स में से जो पानी है वो ड्रॉप की फॉर्म में निकलेगा। ये देखो मैंने यहाँ ड्रॉपलेट्स शो कर रखी है, ठीक है। तो ये ड्रॉप की फॉर्म में निकलेगा। अब ये ड्रॉप की फॉर्म में निकल कर डायरेक्ट इनके रूट्स में जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वाटर जो है फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। It is best technique for watering fruit plants, garden and trees, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, जो वाटर है वो वेस्टेड नहीं होता और डायरेक्टली रूट्स में जाता है वाटर, ठीक है। तो ये अपना ड्रिप सिस्टम था। यहाँ हमारा इरिगेशन ख़त्म होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया, एडिंग ऑफ मैन्योर हो गया, इरिगेशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एक बात और मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, तो साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाओ, जिससे आपको एग्ज़ाम में पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ यही पढ़ लोगे वो सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कैसे होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं, जो भी प्लांट्स के साथ जो एक्स्ट्रा जो घास उग जाती है ना, वो क्या होती है, वीड्स होती है, ठीक है। ये देखो, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. weeds क्या होती है, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा में अपने मेन प्लांट्स के साथ उग जाते हैं, ठीक है। ग्रो नेचुरली, अपने आप उगते हैं, उनकी कोई सॉइंग नहीं की अपन ने, वो अपने आप उगते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द क्रॉप के साथ अपने आप उगते हैं। विच आर अनडिज़ायरेबल, जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, हमें चाहिए नहीं होते, वो फिर भी उग जाते हैं, आर कॉल्ड वीड्स। उनको क्या बोलते हैं, हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with the crops plant for water, nutrients, space and light, thus they affect the plant growth। तो ये जो वीडिंग करी ये नेसेसरी क्यों है, वाई नेसेसरी द वीडिंग, हमें वीडिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नेसेसरी है वीडिंग। तो इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप घर में अकेले हो, आपने अपने लिए मैगी बनाई, ठीक है। बिना बताए आपको कोई फ्रेंड आ गया, अब आपने जो मैगी बनाई आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो आपको क्या मिलेगा, आपने वो मैगी अपने फ्रेंड के साथ compete की, अपना जो खाना था उसको दिया, आपको क्या मिलेगा, कम खाना मिलेगा, ठीक है। आपको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, मतलब डिवाइड हो गए दोनों में। अगर एक और फ्रेंड आ जाए तो और भी कम मिलेंगे, और फ्रेंड आ जाए तो और भी कम मिलेंगे, है ना। तो यही यहाँ पे ये है। अब इसको इस एग्जाम्पल को इससे कनेक्ट करो। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with the crops। जो वीड्स है वो क्रॉप के साथ compete करने लग जाते हैं। ये अपनी क्रॉप्स है, ठीक है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वीड्स उग गई। अब ये क्या करेगी, जो इसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो ये भी लेने लग जाएगा, इसके साथ compete करेगा, इसका न्यूट्रिएंट ये भी लेगा, वाटर भी ये लेगा, सब कुछ लेगा ये, ठीक है। तो वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with the crops plant फॉर वाटर। किसके लिए compete करते हैं, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। अब इसको स्पेस भी चाहिए, ठीक है, लाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए। दस दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। जब ये हो जाएंगे, जब compete करेंगे उसके साथ, उसके खाने के साथ, क्रॉप के खाने के साथ जब ये compete करेंगे तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। तो यही है कि वीडिंग क्यों ज़रूरी है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द वीडिंग इज नेसेसरी। तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज दे आर compete विद द क्रॉप्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस, एयर, ओके। फिर है मेथड ऑफ वीडिंग। अब वीडिंग को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं,
कौन कौन से प्रोसेस है वीडिंग के, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी थी, इसमें हमने क्या किया था, टिलिंग करी थी। अब टिलिंग में क्या होगा, टिलिंग किसकी हेल्प से करी थी, प्लो की हेल्प से करी थी। जब हम टिलिंग करते हैं तो उसके साथ साथ जो अनवांटेड जो वीड्स होती हैं वो भी अपने आप कट हो जाती है। जब जो मिट्टी है उसको पलटेंगे अपन तो क्या होगा, वो मिट्टी के साथ साथ जो भी वीड्स है वो भी उतर जाएंगी, अपरूट हो जाएंगी। अपरूट का मतलब उखड़ जाएंगी जो भी वेट्स है। अब जब वो उखड़ जाएंगी तो क्या होगा, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगी। सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएंगी। जब उनको कुछ नहीं मिलेगा, अपरूट होने के बाद कोई भी प्लांट है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या होंगे, डेड हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और अपने आप फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है टिलिंग बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले जो हम टिलिंग करते हैं, हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ रूट्स विच, किलिंग ऑफ यहाँ पे वेट्स आएगा, किलिंग ऑफ वेट्स, अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेट्स विच विल ड्राई अप एंड मिक्स विद द सॉइल, ठीक है। यानी कि सोइंग करने से पहले जो हम टिलिंग करते हैं वो वीड्स की क्या कर देती है, अपरूटिंग कर देती है, उसको उखाड़ देती है, ठीक है। और जो क्या होंगे, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। अब है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, एक होती है खुरपी और एक होती है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के बारे में तो आपने पढ़ा है। एक खुरपी भी होती है जिसकी हेल्प से हम जो सॉइल है उसके अंदर से जो भी वेट्स है उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ खुरपी फॉर रिमूविंग द वेट्स इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी सीड ड्रिल। इन दोनों की हेल्प से हम वेट्स को हटा सकते हैं, ठीक है। फिर है वेट्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय वीडिसाइड्स। अब ये वीडिसाइड्स क्या होते हैं, ये एक तरह से केमिकल है। जैसे आपने देखा होगा कि मच्छरों को, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मॉस्किटोज जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम दवाई का छिड़काव करते हैं, ठीक है। वो पाइप में जो छिड़काव करते हुए देखा होगा आपने, तो वो क्या होती है, वो एक तरह से केमिकल होता है। तो उसी तरह से वीड्स को भी ख़त्म करने के लिए केमिकल आता है, ठीक है, जिसका नाम है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में 2,4-D, ठीक है। ये एक तरह से केमिकल है एक, जिसको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। वीडिसाइड्स मतलब वीड्स को जो ख़त्म कर दे वो केमिकल, जिसको वीडिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब हम उसको स्प्रे करेंगे, फार्मर होता है वो अपने कंधों पर उस बैग को लगा लेता है, जिस बैग के अंदर क्या होती है, वीडिसाइड्स होती है, केमिकल होता है जिसके अंदर, और वो क्रॉप पे छिड़काव करता है, जिससे जो भी अनवांटेड वीड्स है वो ख़त्म हो जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है। वो जो केमिकल है वो उसको मार देता है। जैसे जब हम छिड़काव करते हैं तो दवाई का छिड़काव करते हैं तो मॉस्किटोज अपने आप मर जाते हैं। वैसे जब हम क्रॉप्स में उस दवाई का छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो वो जो वीडिसाइड्स है वो अपने आप फिनिश हो जाएंगे, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है मैंने कि वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D, ठीक है, विच किल द वीड्स, इंसेक्ट्स, दे डू नॉट डैमेज दी क्रॉप। अब मतलब जब हम केमिकल छिड़क रहे हैं तो क्रॉप क्या होगी, इससे डैमेज नहीं होगी। अब वीडिसाइड्स कब करते हैं, जब उसमें से फ्रूट उग जाएगा या फ्लावर उग जाएगा तब वीडिसाइड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो जो फ्लावर्स है, जो वेजिटेबल्स है, फिर वो केमिकल हो जाएंगे, केमिकल से भर जाएंगे, तो वो हम उसको खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे ना। इसलिए सोइंग करने से पहले हमें इसको वीडिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है, ठीक है। सोइंग करने के बाद भी कर लो, बट फ्लावर नहीं बनना चाहिए, ना वेजिटेबल उगा होना चाहिए, ठीक है, तब हम वीडिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। अगर उसके बाद करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ये इसमें वीडिसाइड्स में क्या होता है, फार्मर होता है एक, वो अपने बैग, मैंने बताया अभी, वो अपने बैग पे बैग लगा लेता है जिसके अंदर केमिकल भरा होता है, जिससे वो स्प्रे करता रहता है। अब आपकी बुक में ये पूछ रहा है क्या उस केमिकल से फार्मर को नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है वो केमिकल, क्या वो फार्मर को हार्म नहीं करता? क्यों नहीं करता, वो करता है हार्म,
अब वो जो फार्मर है अब उससे बचने के लिए क्या क्या करेगा, अपने मुंह पे मास्क लगाएगा, हाथ में ग्लव्स पहनेगा। जब ये सारी प्रिकॉशंस लेके चलेगा ना तब उसको कोई भी मतलब हार्म नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सारे प्रिकॉशन लेकर नहीं चलेगा तो वो उसके लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, ठीक है। हम देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उग जाती है पूरी अच्छी तरीके से, तब हम उसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ कटिंग, नथिंग बट कटिंग, सिंपली द कटिंग, ठीक है। क्रॉप की कटिंग करना क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। इट टेक्स 3 to 4 months टू मैच्योर द क्रॉप्स। ये 3 से 4 महीने लेती है क्रॉप्स को मैच्योर होने में। जो क्रॉप बनकर तैयार हो जाती है ना उसको मैच्योर बोलते हैं, मैच्योरिंग ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। अब ये कितने महीने लेती है, 3 to 4 months लेती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय द मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ सिकल्स और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। किसकी हेल्प से होता है, मैन्युअली भी कर सकते हैं हम इसको और मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युअली किसकी हेल्प से करेंगे, सिकल्स की हेल्प से। ये एक तरह का टूल होता है, इस तरह का दिखता है, ये इस तरह का दिखता है। इसकी हेल्प से भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और मशीन आती है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। इन हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शेफ। अब जब हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके साथ साथ कुछ ग्रेन सीड्स भी आ जाते हैं। उन ग्रेन सीड्स को अलग करना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि जब हम उसको अलग नहीं करेंगे और वो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है ऐसे ही हमारे पास आ जाएगी तो हमें क्या होगा, मुश्किल होगा, उसको छांटने की मुश्किल होगा। इसलिए जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, जो भी ग्रेन सीड्स हैं उनको अलग करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, इन हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। शेफ क्या होता है, जो भी हमने क्रॉप हार्वेस्टेड की उसको बोलते हैं शेफ, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। अब कंबाइन क्या है, कंबाइन एक तरह से एक मशीन है, ठीक है, जो किसका काम करती है, हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है। क्या होता है, जो कंबाइन है ना वो एक तरह से ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर के पीछे कोई एक ऐसी मशीन लगी होती है जिसकी हेल्प से जो क्रॉप्स है वो अपने आप हार्वेस्टेड हो जाती है और उसकी थ्रेशिंग भी अपने आप हो जाती है, मतलब उसमें से सीड ग्रेन भी अपने आप अलग हो जाती है और वो हार्वेस्टेड भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड था एज कंपैरिजन टू सिकल। सिकल यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन लेबर लगेगा और जब हम कंबाइन यूज़ करेंगे तो इसमें कम ह्यूमन लेबर लगेगा, ठीक है। ट्रैक्टर ही तो चलाना है, उसमें कितना लेबर लगता है। तो आजकल कंबाइन का यूज़ करते हैं क्रॉप हार्वेस्टेड करने के लिए, ठीक है। अब किसी के पास, ये तो हो गई जब बहुत बड़ा फील्ड हो उसमें तो हम कंबाइन यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसका बहुत छोटा सा फील्ड हो उसमें क्या करेंगे, जिसका बहुत छोटा फील्ड होगा ना उसके लिए विनोइंग एक मेथड होता है। आपने 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा विनोइंग, ठीक है। ये क्या करता है, एक विनोइंग मेथड होता है, उसकी हेल्प से ग्रेन सीड्स को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। विनोइंग में क्या होता है, एक इस तरह से मशीन लगी रहती है फील्ड में, यहाँ पे इसकी जो प्लेट्स है इसके अंदर उस हार्वेस्टेड क्रॉप को डाल देते हैं। अब ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप है जब हवा आएगी, विनोइंग मतलब विंड है, ये देखो सबसे पहला जो वर्ड लिखा हो विंड, इससे आया विंड, ठीक है। जो भी हवा आएगी वो क्या करेगी, ग्रेन सीड्स को अपने साथ ले जाएगी, जिससे वो ग्रेन सीड्स अलग हो जाएंगे। तो जब भी छोटा सा फील्ड होगा उसमें विनोइंग मेथड यूज़ करेंगे, अगर कोई बहुत बड़ा फील्ड है तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, कंबाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये था हमारा हार्वेस्टिंग। अब हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज। तो अब हम देखते हैं स्टोरेज कैसे होता है। हमने हार्वेस्टिंग देख ली, अब हार्वेस्टिंग कटिंग करने के बाद उसका स्टोरेज ज़रूरी होता है। तो स्टोरेज क्या होता है, आफ्टर कटिंग स्टोरेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके।
हार्वेस्टेड क्रॉप हैव मॉइस्चर इन दैम। जो हमने क्रॉप हार्वेस्टेड करी उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है, गीला गीला सा होता है वो, उस मॉइस्चर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मॉइस्चर को ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाएंगे, फंगस लग जाएगी, उस पर पेस्ट लग जाएंगी, रैट्स जो होती है वो उसको काट जाएंगी। तो स्टोर करने से पहले उसके मॉइस्चर को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, उसको ड्राई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैंने, सो इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई द क्रॉप, इफ़ द क्रॉप इज़ नॉट ड्राइड देन इट विल बी स्पॉइल एंड अटैक बाय द रैट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना ज़रूरी होता है, ड्राई करना ज़रूरी होता है। हैंस बिफोर स्टोरिंग ड्राइंग इज़ नेसेसरी। तो स्टोर करने से पहले क्या है, ड्राइंग करना है। द फार्मर स्टोर द क्रॉप इन जूट बैग और इन मेटेलिक बिन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को किस में स्टोर करते हैं, या तो वो जूट के बैग्स होते हैं उसमें स्टोर करते हैं, या फिर मेटेलिक बिन होता है उसमें करते हैं। जूट के बैग्स आपने देखे भी होंगे घरों में, जिसमें कनक आती है, आपके ब्राउन से कलर के होते हैं वो, तो वो क्या होता है, जूट का बैग होता है ब्राउन से कलर का, जिसमें लंबी लंबी सी ऐसे चैक के रूप में बना रहता है ना, तो वो जूट के बैग्स होते हैं, ठीक है। और मेटेलिक बिन क्या होता है, जो मेटल का जो बॉक्स होता है ना उसको मेटेलिक बिन बोलते हैं, ठीक है। इन लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस। अगर हमें लार्ज स्केल में स्टोरेज करनी है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज करनी है, तो वो किस में होगा, सिलोस। फैक्ट्री होती है एक जिसको सिलोस बोलते हैं, उन सिलोस में उनको क्या करते हैं, क्रॉप को रखते हैं, ठीक है। सिलोस एंड ग्रेनरीज, उनको ग्रेनरीज भी बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट क्या होते हैं, जैसे रेड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनको पेस्ट बोलते हैं। इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको किस में रखते हैं, सिलोज में रखते हैं और ग्रेनरीज में रखते हैं, ठीक है। अब आपने कभी घरों में देखा होगा कि जब आपकी मम्मा है कोई भी चीज़ स्टोर करती है तो उसके नीचे पहले ड्राइड नीम के जो लीव्स होते हैं वो लगा देती हैं। वो क्यों लगाती है, क्योंकि ये किससे बचाते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, रैट्स होते हैं, उनसे बचाते हैं इन सबको, जो ड्राइड जो नीम के जो लीव्स होते हैं ना उससे। तो फार्मर्स भी यही करते हैं, अगर उनको छोटे स्केल में प्रोडक्शन करना है, स्टोरेज करना है ना, तो वो क्या करते हैं, नीम के जो लीव्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब नीम के लीव्स ड्राई होने चाहिए, वेट होंगे तो वो काम नहीं करेंगे, ड्राई होने चाहिए, ठीक है। जब वो ड्राई होंगे तभी वो मतलब अच्छे से स्टोर हो पाएंगे। ड्राइड नीम लीव्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग द ग्रेन इन होम एंड गोडाउन्स, ठीक है। अब एक टर्म्स आती है एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होता है, जैसे आपने क्रॉप की प्रोडक्शन करी, उसकी मैनेजमेंट करी, पहले आपने क्रॉप उगाई, फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट करी, हार्वेस्टिंग करी, स्टोरेज करी, उसी तरह एनिमल की भी क्या होती है, मतलब मैनेजमेंट होती है एनिमल की भी। उनकी केयर करने के लिए क्या चाहिए, उनको फूड चाहिए, प्रॉपर उनको शेल्टर चाहिए रहने के लिए। अब जो एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, हमारे घर की देखभाल करते हैं, फील्ड्स में भी रहते हैं, कैटल्स हो गए, काव हो गई, इन सबको क्या चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए। तो ये जो केयर करते हैं इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जहाँ अगर ये लार्ज स्केल में हो जाए तो इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। ये जो एनिमल्स की जो केयर है अगर वो लार्ज स्केल में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, उसमें ये सब स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स थे। पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड था सॉइंग, थर्ड था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ था इरिगेशन, फिफ्थ था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, 6 था हार्वेस्टिंग और 7 था स्टोरेज। तो ये सब हमने देखा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।